लगातार काम करते रहोगे, कितना भी तुमको असफलता मिले लेकिन करते ही रहोगे, तो आज न कल मेजॉरिटी लोगों को सफलता मिल जाती है। अगर सच में लोग सोच ले कि हमको ये करना है, तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही जाता है। मेरा जन्म हुआ था रघौली में। मेरे फादर दूसरी शादी कर लिए थे, काहे कि उनको लड़का चाहिए था। मेरी माँ को लड़का नहीं हुआ, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि उनकी शादी के जस्ट कुछ दिन के बाद मेरी माँ कंसीव कर गई और हम पैदा हुए। उस समय हम अपने ननिहाल में थे। मेरे फादर जब दूसरी शादी कर लिए तो मेरी नानी नहीं चाहती थी कि मेरी माँ वहाँ रहे। ग्रैंड मदर नानी को बहुत होप था कि हो सकता है इस बार इसको लड़का हो, लेकिन मैं जब लड़की पैदा हुई तो सब लोग बहुत दुखी हो गए मेरे ननिहाल में। ऐसा था कि थोड़ी देर के लिए सब लोग इतना दुखी हो गए, कोई मुझको उठा नहीं रहा था मैं जब पैदा हुई। आई विश आई हैड दैट कैरेक्टरिस्टिक कि वो जो फियरलेस हैं, जो उनको करना है वो करेंगी। जैसे उनको अपना लाइफ में ही उनको अगर पढ़ना था तो चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना था तो पढ़ना था। जैसे मुजफ्फरपुर ऑब्स एंड गायनिक सोसाइटी में उनको अगर कुछ काम करना है, अगर वेलफेयर के लिए कुछ करना है, तो चाहे कोई भी उनको अपोज करे, लेकिन अगर उनको कुछ करना है, सोसाइटी के लिए करना है, तो वो करेंगी। डॉक्टर रंगीला सिन्हा एक बहुत ही डिटर्मिन्ड लेडी हैं और अपने को मतलब हमेशा ही ऊपर उठाने की हमेशा कोशिश करती रही, और अपने ही को नहीं सबको, मतलब खास करके महिला वर्ग को, लड़कियों को वो इस तरह की शिक्षा देती रही कि कभी वे अपने को कम नहीं समझें। लड़कियां अपने को कम न समझ करके अपने को कैसे वो बेहतर से बेहतर बना सकती हैं, मतलब देखने में भी, अपने पर्सनालिटी में भी, पढ़ने में भी, जॉब में भी किस तरह से अच्छा किया जा सकता है, ये उनका हमेशा से प्रयास रहा है। मैं मैडम की स्टूडेंट हूँ। ये सफ़र उस समय से चल रहा है जब मैं मेडिकल कॉलेज इसके मेडिकल में एग्ज़ाम लिखाई थी, और मैडम उस समय HOD थी गायनी की। लेकिन मैडम का एक अलग, मैडम की तरफ हम लोग का अट्रैक्शन था। शी वॉज एकदम अलग। देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन मैडम का एक स्टाइल, अपना कपड़ा पहनने का स्टाइल, बाल का स्टाइल, एवरीथिंग, इट वाज सो इम्प्रेसिव। और हम लोग को हमेशा बाप रंगीला मैडम आ रही, तो एक रंगीला मैडम आ रही तो डर के मारे सब जगह खाली कर देता, या बिहेवियर गड़बड़ है तो सब सीधा हो जाता था। मैं जब 5 साल की थी उसी समय से मुझको लगता था कि मुझको पढ़ना चाहिए। मैं अपनी माँ को हमेशा कहती थी मुझको पढ़ाओ ना, मुझको पढ़ाओ। फिर मेरा नाम लिखाया वहीं देहात के स्कूल में। देहात के स्कूल के बाद से मास्टर, प्राइवेट मास्टर आके पढ़ाते थे, कहा कि कुछ दिन के बाद हम वहाँ भी नहीं जा सकते थे, इतना पर्दा था। 10 साल की जब तक मैं हुई तब तक मैं रघौली में ही रही, बीच बीच में आती जाती रहती थी। और जब 10 साल की हो गई उसके बाद मेरी माँ अपने आप को एडजस्ट की कि अब हमको जाना चाहिए, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी भी करना है, तो वहाँ हमको जाके रहना चाहिए मुझको अपने ससुराल में। तो मेरी माँ चली आई, मैं भी चली आई उनके साथ। एक बार हमने देखा किसी लड़का को कि हाइजीन का किताब लिए हुए हैं, तो हम कहे कि दो हमको रात भर के लिए। उसे ले गए, उसे पूरा पढ़े, उसमें दांत कैसे साफ़ करना है और बॉडी को कैसे साफ़ रखना है, पूरा मैं पढ़ गई। उसके बाद हम पता लगाया कि कोई लाइब्रेरी है यहाँ, तो पता चला कि एक लाइब्रेरी है जो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। तो किसी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई वहाँ से कोई लाइब्रेरी से किताब ला दो। उपन्यास पढ़ती रहती थी लाइब्रेरी के, कितनी उपन्यास पढ़ गई होंगी, एक दिन में एक उपन्यास पढ़ जाती थी। तो मेरी माँ सोती थी दोपहर में और हम लोग को नींद नहीं आती थी, तो हम और मिथिलेश प्रोग्राम बनाए कि कुछ ऐसा करो कि दोपहर में सोना नहीं पड़े।
तो एक दिन थी मलिकाना वाली दाई थी, वो अपने घर में रहती थी, कभी कभी मेरी माँ से मिलने आती थी और हुक्का चिलम पीती थी, मेरी माँ भी पीती थी। उसको बुला के ले आते थे कि भाई चलिए आपको बुला रही हैं मेरी नानी। तू आई चाची, माँ मेरी सोने की तैयारी कर रही थी, तो मेरी माँ बोलती है कि मलिकाना वाली कथला वही छथिन रखनी, ये तो अभी तो हमारा सोने को तो जनबे करे छथिन। तो आई बात करने के लिए, अब आई तो उनको कटसी से हुक्का हुक्का भर के दी, बैठाई उनको, तो बातचीत करने के सिलसिला में बोली कि वो पूछी कि तू सुतला है ना आई, तो हम तो सुते जाते रहिए तो अहीं आगे लिए, तो हमरा तो ये सब गेल रहा बुतरू मिथिलेश कहे कि तू बोलबे छा, और हम लोग का तो हालत ख़राब की, अब तो बोल दिए, अब क्या होगा, ये जाने के बाद तो अब मार पड़ेगी हम लोगों को। ऊंचे पदों पर रही हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रही, एक पोस्टमार्टम प्रोग्राम था उसकी भी वो हेड रही हैं, और अभी भी 80 प्लस से उम्र हो गई है, फिर भी ये अभी भी कार्यरत हैं। जबकि इस उम्र में ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कार्य भी कर रही हैं, और एकेडमिक जो सेशन होते हैं उसमें भी सुचारू रूप से वो हिस्सा लेते हैं। जो भी लोग यानी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं उनको मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि आज हम लोग शूट करने आए हुए थे, पर मैडम के घुटने में प्रॉब्लम है और आज हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई, पर आज भी उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि नहीं आज का काम रहने देते हैं, और अभी ये खुद उठ करके क्लिनिक भी जा रही हैं। बात ये है कि जब कर सकते हैं जो काम तो करना ही है ना। अब किसी तरह से हम डॉक्टर हैं, मैनिपुलेट करेंगे, ऐसे कुर्सी पर चलेंगे, फिर लिफ्ट में जाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे, काम तो करना ही है। अचानक से पेन हो जाता है, इस तरह का एक एक्यूट अटैक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। आई एम वेटिंग फॉर ऑपरेशन बट ड्यू टू कोरोना आई एम नॉट गेटिंग इट ऑपरेटेड। अब पेशेंट सब इतना दूर से आया है तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा उन लोगों को कि डॉक्टर साहब नहीं आएगा। पहले से तो हम लगा के बोर्ड नहीं रखे हुए हैं ना कि हम आज नहीं देखेंगे। अब मेरी पेशेंट सब जो है वो तो आती है विलेज से। जहाँ भी जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि मैडम हम आपके साथ काम किए हुए हैं, वहीं सीखे हैं। ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है। बाद में तो हम बोलते हैं ना कि देखो हम लोग का तो बैंक बैलेंस यही है। लैप्रोस्कोप हम अपने नर्सिंग होम में रखते थे, और लैप्रोस्कोप ले करके हम अपने नर्सिंग होम से लेकर के जाते थे मेडिकल कॉलेज में। उस समय मेडिकल कॉलेज में नहीं खरीदाया था, न अल्ट्रासाउंड था मेडिकल कॉलेज में, सारा चीज़ हमारे नर्सिंग होम में था। इसीलिए कि वहाँ से स्टूडेंट सबको भेजते थे, यहाँ दिखलाते थे। अल्ट्रासाउंड तो ले नहीं जा सकते थे, तो उन लोगों को बैच में बुला करके यहाँ दिखाते थे। इसी सब के चीज़ के लिए हम कमाते थे, हम पैसा जमा करने के लिए नहीं कमाते थे। कोरोना की भयावह स्थितियों में भी इन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और नई तकनीक के जरिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पेशेंट की चिकित्सा में लगी रही। मेरी बहन जिनकी शादी मीनापुर में हुई थी, वहाँ की एक लड़की थी अनमोला सिन्हा, जो बहुत फेमस डॉक्टर हुई। मेरी बहन जब देखती थी अनमोला सिन्हा को, तो बचपन से ही मुझको कहती थी कि तुमको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है तो तुम डॉक्टर बनो जैसा अनमोला सिन्हा है। तो मुझको तो इतना पर्दा था कि यहाँ से निकलना मुश्किल था, लेकिन मैं अपनी माँ को दिन रात यही कहती रहती थी कि किसी तरह से मुझको भेजो पढ़ने के लिए, क्या कि मुझको पढ़ना है। एक रात में प्रोग्राम बनाए, 1951 की बात है। उस समय फर्स्ट इलेक्शन हो रहा था, मुझको अच्छी तरह याद है। हम अपनी बहन के साथ और एक सर्वेंट था और मिथिलेश थी, ये चारों आदमी हम लोग पैदल ही घर से चले। नाना नहीं चाहते थे कि मेरी मौसी पढ़े। जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, उनके पहरेदार लोग जो हैं रास्ते में खड़े थे कि जो है इन लोगों को नहीं जाने दिया जाए। फिर भी किसी तरह से हम लोग छुपते छुपाते सीतामढ़ी स्टेशन पहुँचे। वहाँ से जो है ट्रेन में बैठ के फिर हम लोग पटना पहुँचे। फिर वहाँ एडमिशन वगैरह हो गया मौसी का। हॉस्टल में जब हम गए तो हमको तो यहाँ उतना कायदा कानून उसका मालूम नहीं था। बाथरूम जाते थे, फटाक से दरवाज़ा खोलते थे,
छोड़ते थे तो फट से बंद होता था। तो लड़की सब हमको बोलती थी, ए रंगीला क्या करती हो, इतना जोर से दरवाज़ा, रात में हम लोग को नींद खराब होती है। मैं बोली कि अरे तो टॉयलेट लगेगा रात में तो हम दिन में जाएंगे। और अपने स्टाइल से बोलते थे, अपने ही स्टाइल से रहते भी थे, बहुत साधारण तरीका से रहते थे। साड़ी पहनते थे, जो साड़ी माई लोग देती थी वो पहनते थे। तो वो लोग हमसे बहुत चिढ़ती थी, लेकिन मेरा तो इतना अच्छा रिजल्ट होता था कि जब एग्जामिनेशन हुआ तो मैं फर्स्ट हो गई, या उसमें से ज़्यादातर लड़की सब फेल हो गई। तो उसके बाद से आती थी हमसे पढ़ने के लिए कि पढ़ा दो। उसके बाद से तो फिर कहना ही क्या था, वो तो बस हम जैसे भी रहें, कुछ भी करें। जैसे ही मेरे फादर को पता चला कि चली गई वहाँ पढ़ रही हैं, तो अब मेरी शादी की तैयारी होने लगी कि अब जल्दी से जल्दी शादी कर देना चाहिए, क्या कि अनमैरिड में ऐसे पढ़ाना बाहर रख कर के उस समय अपने इज्जत के विरुद्ध लोग समझता था। 5 साल पहले जब फर्स्ट टाइम आए थे तो ऐसा लगा था कि पता नहीं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत डर लग रहा था, बोलने में बहुत हेजिटेशन हो रहा था, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था। बट इतनी पोलाइट हैं, हमेशा इतना उनको सिखाने का रहता है, कुछ नया सिखाएं, कुछ बताएं। गांव से आती हैं बहुत सारी पेशेंट, तो उनके लिए पढ़ना मुश्किल है, नहीं बहुत कुछ जानती हैं, तो उनको लगता है कि हम उनको पढ़ा देंगे, हम उनको बता देंगे। तो ये कुछ चीज़ हम लिखते हैं, पैम्पलेट में लिखते हैं, नए अलग अलग पेपर्स में लिखते हैं और पेशेंट को बांटते हैं। उनका रहता है कि पेशेंट को हम दें तो इसको पढ़ के, सिखा के, उनको समझा के वो नया चीज़ जान सकती हैं। तो उनके साथ रह के हमको हमेशा पढ़ने का थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे पढ़ें, नया नया चीज़ कैसे जानें। बार बार दिल्ली आए। आजकल क्या कहता है सुनो ना, हाँ। कि अब फूकना नहीं चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हाँ। मैंने यूरोपियन स्टाइल है। हाँ। हम लोग के भारतीय संस्कृति में वो अग्नि को दुत्कारा नहीं जाना चाहिए। हाँ। है ना। अभी जितना भी हम लोग का CME वगैरह होता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर। वो है तो लगता है शी इज़ द सोल ऑफ अवर सोसाइटी। हम लोग कभी कभी तो कहते हैं शी इज़ द मदर ऑफ मॉक्स। मुजफ्फरपुर गानी से शी इज़ द मदर ऑफ मॉक्स। वो नहीं रहती है तो फिर लगता है बेजान हो गया। तो बहुत बार डॉक्टर्स भी जो बाहर से आते हैं तो लगता है बेजान, उनका इंतज़ार करते हैं। तो हम लोग कहते भी थे, सर मैडम आ गए, अब थोड़ा सा आत्मा जैसे कहते हैं ना, आ गया। शादी करने में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। शादी करने में दहेज जो देना पड़ेगा, कैश जो देना पड़ेगा सो तो देना ही पड़ेगा, प्लस बहुत तरह का चीज़ देना पड़ता है। साड़ी, कपड़ा, घर का सारा सामान देना पड़ता है। तो इसीलिए मदर हमारी जैसे ही हम पर मालूम हुआ कि लड़की हुई है, कि उस दिन से कभी वो बढ़िया कपड़ा, साड़ी अपने नहीं पहनी। जो भी साड़ी खरीदती थी, जो सब अच्छा उनको लगता था, वो साड़ी रख देती थी कि हम अपनी लड़की को देंगे। तो इस तरह से माँ लोग सोचती है। 1954 में मेरे फादर को मिला एक बहुत अच्छा, उनके हिसाब से बहुत अच्छा घर मिला, बहुत अच्छा लड़का मिला। तो उनसे मेरी शादी हो गई 1954 में। इतना पर्दा था कि मेरे फादर, हम लोग दरवाज़ा पर नहीं जाते थे। दलान अलग था, हवेली अलग थी। उस समय ऐसा ही हुआ करता था, मेल लोग दलान में बैठते थे और लेडीज़ लोग घर में रहती थी। तो इसी तरह से फादर तो हमको देखे ही नहीं थे। फादर मेरे फर्स्ट टाइम देखे जब शादी के बाद हम अपने ससुराल जाने लगे, तो फादर को पैर पकड़ के लड़की लोग रोती थी। तो उस समय जब हम गए उनका पैर पकड़ने के लिए, तभी वो हमको देखे होंगे। थोड़ा बहुत तो घूंघट भी रहा होगा, लेकिन उसी समय हम अपने फादर को, हम तो देखते ही थे, हम तो बाहर से देखते ही थे, फादर मुझको उस समय देखे होंगे जब हम थोड़ा सा उनको ताके थे उनकी तरफ। जिस दिन 9th क्लास का रिजल्ट आया उसी दिन उनकी शादी थी। मैं मंडप में जाकर के उनका रिजल्ट उनको दे आई थी। फिर जब ससुराल गई तो वहाँ पर उन्होंने ये किया कि मैं इस घर में खाना तभी खाऊंगी जब मेरा एडमिशन पटना कराया जाएगा। लेकिन मेरा रिजल्ट इतना अच्छा हुआ था कि मेरे फादर इन लॉ बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के थे। गौरी शंकर सिंह और मेरी मदर इन लॉ श्रीमती किशोरी देवी,
दोनों बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड के थे। वो लोग सोचे कि लड़की जो इतना तेज़ है पढ़ने में, तो क्या हर्ज है इसको पढ़ाने में, इतना इनको इंटरेस्ट है। डॉक्टर जेपी को तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था फूल से। फूल के बारे में तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, हमको थोड़ा पानी दो, कि मुझको फूल लगाने का बहुत शौक़ था। तो जब हम दरभंगा में रहते थे, शशांक तुम भी सुनो, जब हम दरभंगा में रहते थे तो हमारे यहाँ फूल वूल नहीं था, तो एगो डॉक्टर थे, डॉक्टर बसंत कुमार, उनके यहाँ देसी गुलाब था। तो जाके वहाँ से कहते थे किसी दाई को, जाओ ना एगो फूल मांग के ले आओ। बोले फूल अभी हम नहीं लगाए, दो हमको एक ठो फूल। हम फूल नहीं लगाए, लेकिन मुझको फूल लगाने का शौक़ है। हमेशा डॉक्टर साहब भी बोलते थे फूल लगाने के लिए, और हमको भी अपना शौक़ है फूल लगाने का। उनको लगता था ना कि दिन भर ही टेंशन में रहती हैं। हमको यही कहते थे कि दिन भर तो आप पेशेंट के टेंशन में रहती हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज के टेंशन में रहती हैं, वहाँ के टेंशन में रहती हैं, क्लिनिक के टेंशन में, तो घर आकर के थोड़ा रिलैक्स कैसे कीजिएगा, तो फूल ही से न कीजिएगा। हमारी पढ़ाई के दौरान ही आईएससी में बड़ी लड़की हुई थी। फिर जब मैं 3rd ईयर मेडिकल में थी तो मेरा लड़का संजय हुआ था। उस समय मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, जान करके, इसलिए मैं पटना में नहीं ली कि दूर पड़ जाएगा, मेरे घर से दूर पड़ जाएगा, इसलिए हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लिए। डॉक्टर रंगीला सिन्हा, दिस फेमस नेम, I came to know about it when I entered DMCH. She was the organizer, the founder of MOGS, that is Muzaffarpur Obs and Gynae Society, and she used to conduct a lot of CMEs, conferences, and she used to invite the top people then of the FOXY, that is the Federation of Obs and Gynae Society. So she has always been throughout a very good academician, and she has that leadership quality in her that she can bring people together. And then she founded this All India Societies of Bihar and Jharkhand. So she is the founder of it, and all the credit of that goes to her. We have so many societies now in that forum, and she is the one who's leading it, the force behind it. श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, यद्यपि उस समय बहुत लोग सशंकित थे कि यह महाविद्यालय चलेगा नहीं चलेगा, बहुत लोग योगदान करने से डरते थे, लेकिन श्रीमती सिन्हा ने सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ, हम योगदान करेंगे और हम अपनी पूरी सेवा देंगे। उनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार और अत्यंत ही सहज था, जिससे हम लोग उनसे और अधिक आकर्षित हुए, और हर कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। अपना पूरी सामर्थ्य के साथ वो अपना सहयोग देती थी। हमारा एक भतीजा था जो वहाँ पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, तो उसके थ्रू भी उनके बारे में, छात्र जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मालूम हुआ कि वो बिल्कुल ही निर्भीक और अत्यंत ही बढ़ चढ़ कर हर काम में हिस्सा लेने वाली छात्रा थी। सब लोग बहुत अच्छा काम करता है, ये एकदम ट्रेंड है, ये रहती है तो हम निश्चिंत रहते हैं कि सब चीज़ का याद रहता है। अब हमको उतना याद नहीं रहता है, इसको हम नाम रखे हैं कि मेरा कंप्यूटर है ये, इसको यहाँ बोल देते हैं कि क्लिनिक में तू हमको याद करा देना, तो ये तुरंत याद कर देती है। और इतना बढ़िया ये क्लीनर है कि जो चीज़ कहिएगा 2 मिनट में ही साफ़ करके रख देगी, फुर्ती इसको बहुत ज़्यादा है। ये तो ऑलराउंडर है, ये ऑलराउंडर है, सब काम, कोई भी चीज़ इसको नहीं आता है, ये सारा चीज़ आता है। ये ठीक करना, जो चीज़ एक ही इसको है कि पढ़ना नहीं चाहता है, ये लाख हम इसको कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशल हम टीचर रख रहे हैं। देखिए इस बार भी इसको कोई इंटरेस्ट होता है कि नहीं। माली है, ये डेली वेजेस से माली बना हुआ है। संडे के संडे फैमिली के सब लोग आते हैं, माने संडे के दिन सब लोगों का गेट टुगेदर होता है यहाँ इवनिंग में। आइए आइए मुन्नू जी, आप लोग आइए आइए, संडे के दिन लोग सब लोग जमा होते हैं। देखिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना कि मैं डॉक्टर रंगीला सिन्हा का नाती हूँ। इट फील नॉट ओनली इन मेडिकल फर्टर्निटी बट like in a general crowd also. I have 2 elder cousins और मेरा खुद का बड़ा भाई,
तो वो लोग जब भी कुछ खेलते थे तो मतलब आई वॉज इन 3rd 4th ग्रेड 2nd ग्रेड, आई वॉज अंडर परफॉर्मिंग। तो मुझे जैसे क्रिकेट खेलते थे यहाँ पर, ड्राइवे बहुत बड़ी थी, अब तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ पर सब क्रिकेट खेलते थे तो मुझे अंपायर बना देते थे लोग, ऐसे कुछ खिलाते नहीं थे क्योंकि मैं आई वॉज बैड एट इट बिकॉज आई वॉज इन 2nd ग्रेड। और फिर एक बार हुआ क्या कि उन्होंने मतलब मुझे फाइनली किसी तरीके से बैटिंग करने को मिला और पता नहीं क्या हुआ, मैंने हिट किया और शीशे की गाड़ी की शीशा तोड़ दिया मैंने। एक गाड़ी था बहुत पुराना, उसका शीशा तोड़ दिया मैंने। तो बहुत डांट सुनने को मिली, सब कह रहे थे कि आशीर्वाद के कारण टूटा है, जबकि मुझे तो कोई याद भी नहीं है, शायद मैं शायद बैटिंग कर भी नहीं रहा था, मुझे नहीं पता हुआ क्या था, मैं इतना छोटा था। और सब डांट रहे हैं मुझे, बस नानी माँ नहीं डांट रही थी, नानी माँ मतलब वो कह रही थी कि ये छोटा बच्चा है, हो गया गलती हो गया, उसमें डांट काहे कर रहे हो, इतने यंग एज में खेलेगा नहीं कूदेगा नहीं तो क्या करेगा। तो वो एक वन ऑफ द मैनी मेमोरीज आई हैव ऑफ नानी माँ। मैं बचपन में काफ़ी बदमाश, सभी बच्चे होते हैं, तो मैं वैसा था। तो मेरी मदर जो है वो मेरे को काफ़ी पीटती थी, यानी मारती थी, काफ़ी डांट वाट लगाती थी। तो मेरे को ये याद है कि मैं मम्मी को तभी ये बोलता था कि आप मेरे को डांटोगी तो मैं नानी जी से शिकायत कर दूंगा, और लिटरली मैं नानी जी को फ़ोन करता था जाके, और नानी जी मेरी मम्मी को डांट लगाती थी कि तुम क्यों डांट रही हो इनको। मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी थी, वी कुडंट सेलिब्रेट इट हियर। सब लोगों को लगा था कि छोटी सी पार्टी होगी, लेकिन सब लोग, नानी माँ खुद आ गई मैंगलोर जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, बहुत सरप्राइजिंग था। मेरा भाई भी दिल्ली से मैंगलोर आया, मेरी मौसा भी आए मैंगलोर। एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ट वार्मिंग फैमिली स्पेंडिंग टाइम था। बहुत हम लोगों ने मणिपाल में बहुत सारी बीचेस हैं, टेम्पल्स हैं, हम लोगों ने बहुत सारी जगह घूमा नानी माँ के साथ। जो फैमिली गेट टुगेदर होता था तो उसमें जो अभी भी आजकल जो होता है गेट टुगेदर, तो उसमें भी सबसे मेल मिलाप करना, और उनका एक तरीका रहता है कि म्यूज़िकल इवनिंग का वो खुद ऑर्गेनाइज करती हैं कि सभी लोग गाना गाएं और सभी लोग गाने के साथ एंजॉय करें। तो ये बड़ा सुखद अनुभव होता है। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। अरे वाह वाह वाह। मेरी दादी जी, जैसा सब लोग बोलते हैं कि मैं जब 20 दिन की थी तभी दादी जी अपने साथ मुझको ले गई थी बोहनगामा। तो ज़्यादा टाइम तो उन्हीं के साथ बीता, लेकिन जैसे जैसे होश संभाला, माँ बाहर पढ़ती थी, तो बीच बीच में जब छुट्टियों में आती थी तो बहुत खुशी का समय होता था, त्योहार के तरह का वो समय हो जाता था। खूब अच्छा से हम लोगों को प्यार करती थी, उनके पास हम लोग चाहते थे कि हमेशा उनके पास ही रहें। सब बच्चा लोगों को वही पाली, क्या कि हमसे तो हो नहीं सकता था कि पढ़ाई या दोनों बच्चा को पालना कैसे हो सकता था, तो इसलिए सब बच्चों को ले आई। लेकिन हरदम मेरा फ़ोटो दिखा करके, अब बच्चों से उस समय तक कम्युनिकेशन भी ऐसा नहीं था कि हम बात कर सकते थे, फ़ोन लगाना ही वहाँ उस समय मुश्किल था। तो इसलिए मेरी मदर इन लोग फ़ोटो दिखा करके बच्चा सबको कि देखो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे फादर हैं, ये सब इतना अच्छा से कनेक्टेड रखती थी कि जैसे ही हम लोग जाते थे ना कि बच्चा सब दौड़ता था। फिर जब छुट्टी ख़त्म होती थी, अब जब जाने लगती थी दीदी, हम लोग माँ को दीदी ही कहते हैं, तो बहुत दुखी में हो जाती थी, रोना धोना करती थी। फिर किसी तरह से दादी जी संभालती थी। MS करने के बाद
पढ़ाई उस समय तो पढ़ते पढ़ते इतना मन उब गया था कि हम बोल दिए कि नहीं, अब हम नहीं पढ़ेंगे। MS करने के बाद अब हम किताब सबको फेंक दिए कि अब हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड उस पर बोले कि नहीं, इस पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको लेना है। फिर उस किताब पर मेरा डॉक्टर रंगीला सिन्हा MRCOG लिख दिए। MS करने के बाद वो प्रैक्टिस न कर सीधे लंदन चली गई और वहाँ से MRCOG जो सबसे बड़ी डिग्री होती थी उस समय, और आज भी, आज के तारीख में भी जहाँ MRCOG देखेगा तो लोग कहेंगे कि नहीं, द डॉक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन कहीं कहीं तकलीफ़ तो कभी होती थी कि अरे दीदी इतनी दूर चली जाएंगी, फिर कैसे हम लोग दीदी से बात करेंगे, कब फिर आएंगी, MRCOG करने जा रही हैं। तो सुनते थे काफ़ी समय लगता है, फ़ॉरेन के लेटर का इंतज़ार करते थे। जब देखे कि अरे फ़ॉरेन का लेटर आया, खुश हो जाते थे। पहले मैं पढ़ूंगी का लगा रहता था कि उसको पढ़ना है, उसमें फ़ोटो भेजती थी तो वो देखना है, तो इस सब का इंतज़ार हमेशा लगा रहता था। उस समय ऐसा था कि आप जितना भी आधा प्रिपरेशन यहीं पर हो जाता था। लोग सिर्फ जाते थे, वहाँ एग्जामिनेशन दे देते थे। अब की जैसा नहीं है कि अभी है कि जाके वहाँ रहना पड़ता है, पूरा रहना पड़ता है, तभी आप जाके वहाँ एग्जामिनेशन दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। और हमारा यहाँ का बैकग्राउंड था, ये काम हम बहुत ज़्यादा किए हुए थे यहाँ, तो इसलिए एग्जामिनेशन हुआ तो हम फर्स्ट चांस में पास कर गए। माने हम ऐसा हुआ कि हम तो सोचे नहीं थे कि हम फर्स्ट चांस में पास करेंगे, बहुत कम रिजल्ट होता है। हमेशा क्लास में, जिस समय हम लोग स्टूडेंट थे, हमेशा क्लास में मुजफ्फरपुर में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनमें सबसे अच्छा पढ़ाई कराती थी हर चीज़ में, चाहे वो क्लिनिकल स्टडी हो, चाहे वो थ्योरी स्टडी हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, हर चीज़ को बिल्कुल अच्छा से बिल्कुल पढ़ करके और अपडेटेड रहती हैं, अभी भी अपडेटेड रहती हैं। अपना वार्ड में रहती थी मैडम, 2 बजे 2:30 बजे तक पढ़ते रहते। शी वॉज वेरी सिंसियर, सब चीज़ नोट करती थी। सारे डॉक्टर्स आए, राम दिला के चले, मैडम अपना चुपचाप पढ़ते रहती थी। मैं उनकी स्टूडेंट भी रही हूँ, और स्टूडेंट रहने के साथ बहुत पढ़ाती तो थी ही, बहुत अच्छा से, सब कुछ, बहुत बेसिक नॉलेज हम लोग को तो बहुत शुरू से हो गया था। लेकिन एक मज़ेदार बात है कि मैं उनकी स्टूडेंट थी और मेडिकल कॉलेज में मेरा घर का नाम पिंटी है। बाकी कोई मेरे फ्रेंड्स मुझको पिंटी के नाम से नहीं जानते थे, लेकिन मेरी माँ जहाँ मुझको हॉस्पिटल में देख लें, पिंटी इधर आओ। अब तो आप सोच सकते हैं कि फ्रेंड्स के सामने क्या इमेज बनता है, मैं वहाँ पे प्राची। तो ये एक था उनके स्टूडेंट होने का, तो पढ़ाई भी चलता था, साथ में केयर भी बहुत होता था। अभी इस एज में भी जहाँ मौका मिलता है तो पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन इनमें इतनी अच्छी बात थी कि सबको बुला करके और पढ़ाना। और लड़के तो ऐसा है मधुमक्खी, जहाँ आप पढ़ाना शुरू कीजिए वो आपके चारों ओर घूमे, तो उनको मज़ा आने लगा पढ़ाई में। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुअली बहुत पॉपुलर हो गए एज ए टीचर। और जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली और उसके बाद जब यहाँ आई मुजफ्फरपुर में, तो पहले जॉब मिला, फिर जॉब में जाती थी और माँ के साथ प्रैक्टिस करती थी। माँ के साथ मतलब माँ को असिस्ट करती थी। तो ये मेरा बहुत गोल्डन पीरियड था। इसमें हमने जो पढ़ाई की थी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रैक्टिस में, अपने पेशेंट के साथ, ये सब मैंने माँ के साथ सीखा। और मुझको भी काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता था कि चलो हम तो कर रहे हैं, जो जानते हैं, जो सीखा है वो तो अच्छा से कर रहे हैं। सपोज कुछ दिक्कत होती थी तो माँ से तुरंत कंसल्ट करते थे। और मेरे पेशेंट को भी ये कॉन्फिडेंस रहता था कि मैडम की लड़की है, कोई दिक्कत होगा तो मैडम तो हैं ही। कितने टीचर्स बनाए उन्होंने, शी इज़ द टीचर ऑफ टीचर्स। इतने स्टूडेंट्स उनके अंडर में रहे हैं, इतने बैचेस, और मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड भी स्टूडेंट्स हैं उनके। 250 के स्टूडेंट्स का बैच रहता था। इतनी यंग एज थी उनकी, उस समय वो 250 स्टूडेंट्स को एक बार में पढ़ाती थी। ये रूबी हैं, ये मेरी बहुत पुरानी पेशेंट हैं। 18 साल के बाद इनको बच्चा हुआ है। खुश हैं रूबी? खुश हैं? सो रहा है, बेटा है। वो फोटो खिंचा रहा है, स्माइल भी कर रहा है। अपनी माँ से हम क्या क्या सीखे हैं वही हम बता रहे हैं। सब कुछ सीखे हैं, पर्सनल लाइफ में मरीज को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ तो उन्हीं से सिखाया हुआ है।
गौरवशाली थे वे क्षण जब 1987 में रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन ने इन्हें FRCOG जैसी अति विशिष्ट उपाधि से अलंकृत किया। आज आप कैसा फील कर रही हैं? आज आपकी लाइफ में जो आपका बचपन में आपने सपना देखा था वो पूरा हो गया, जबकि फैमिली में सब कुछ वेल सेटल्ड है, वेल टू डू है, और जो आने वाली जो नई जनरेशन है वो भी बहुत अच्छा कर रही है, तो आपको कैसा लगता है? हम तो फुल्ली सेटिस्फाइड। इतना आपका सफल जीवन रहा, तो हाँ, उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। सफल जीवन तो रहा ही। हम अपने हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान दी। हम इन लोगों को बताते हैं कि ऑल राउंड ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना है, एकेडमिक एक्टिविटी भी करना है, साथ साथ अपने आप को भी हेल्दी रखना है, क्योंकि तुम अपने जब तक हेल्दी नहीं रहोगे तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता है। She was the vice president of Foxy also from the East Zone, and she deserves it. There was a mishap just recently, and at that time I think she broke down because the biggest support for her was her husband. She lost her husband. देखिए, अभी तो बाबूजी के जाने के बाद से थोड़ा इनको समाज के प्रति, सामाजिक कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि रुचि बढ़ गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ट्रस्ट की भी स्थापना हुई है डॉक्टर JP सिंह के नाम से, और उस ट्रस्ट के माध्यम से हमेशा सामाजिक कार्य करने की कोशिश कर रही हैं। मौत होती है, लोग याद करते हैं, याद करने के तरीके बड़े बड़े घिसे पिटे होते हैं, लेकिन मैडम ने सडनली सरप्राइज़ किया हमको ये कह करके कि उन्होंने एक मेमोरियल ट्रस्ट बनाया, उससे इन्वायरमेंट का काम शुरू किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात सोची, और आगे उनका बस्ट भी बन रहा है। और ये समाज के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है दैट इन पैंडेमिक लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर वाइव्स एंड हस्बैंड्स, बट इंस्टेड ऑफ वेलिंग एंड इंस्टेड ऑफ लमेंटिंग, तरीका ये होना चाहिए कि ज़िंदगी चलती रहे, और ज़िंदगी के ये आयाम जो हैं कि आपको याद करने का ऐसा तरीका हो कि अगला भी किसी भी परिस्थिति को फाइट और फेस करने के लिए तैयार रहे। बोहनगामा से डॉक्टर JP सिंह बहुत अटैच थे, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब चाहते थे उसी तरह से हम इसको रखें और जितना हो सके इसका हम डेवलपमेंट करें। और इसी सिलसिला में हम ये ब्रह्मा कुमारी को दे दिए हैं कि कुछ आध्यात्म से रिलेटेड चीज़ भी यहाँ होता रहेगा इस कैंपस में। इस कैंपस में ये ब्रह्मा कुमारी की गूंज उठेगी तो बहुत शांति प्रदान होगा इस एरिया में, नहीं सिर्फ हमारे कैंपस में, बस पूरा गांव में, पूरा एरिया में एक तरह की शांति की स्थापना होगी। आठ दशकों का यह रोमांचकारी सफरनामा संघर्ष और उपलब्धियों की एक खूबसूरत दास्तान है। रंगीला जी की आंखों में अभी भी सपने हैं, समाज की बेहतरी के लिए जीने के सपने हैं। हम यही चाहेंगे कि इन्हें आप लोगों का निरंतर स्नेह और सहयोग मिलता जाए और इनकी ज़िंदगी में अभी और एक से बढ़कर एक मोड़ आए। कोई सोच सकता था कि हम पैदल चले जाएंगे रात में, मुझको इतना डर नहीं लगेगा कि और फादर क्या करेंगे, ये सब सोचे भी ना। हम अपनी बहन के साथ निकल गए। आजकल क्या होता है, हॉस्टल में पहुंचाने के लिए माँ बाप सब जाते हैं, उसको क्या कंफर्ट है क्या डिस्कम्फर्ट है देखते हैं, लेकिन मैं अकेले वहाँ रही, उसके बाद चली गई। ये सब मेरा सोचा हुआ था कि हाँ मुझको पढ़ना है और ये सब मुझको झेलना पड़ेगा, हम ये सोच लिए थे, तो करते चले गए और करते चले गए। तो आगे सब लोग, जब आप आगे बढ़िएगा तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह की मदद मिल ही जाती है और आगे रास्ता बनता जाता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
राही ओ राही